नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं रिटर्न रेशियोज़ क्या होते हैं। यहाँ पर ROE, ROCE, ROA ये सारे के सारे रिटर्न रेशियोज़ हैं। क्या इनके फुल फॉर्म है, कैसे इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, कौन से अच्छे नंबर्स इसे माने जाते हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिटर्न रेशियोज क्या होता है। तो रिटर्न रेशियोज रिप्रेजेंट अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट रिटर्न्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कितना रिटर्न्स वो शेयर होल्डर्स को दे पाएगी, ये जो एबिलिटी होती है कंपनी की, वही हमें रिटर्न रेशियोज से समझ में आती है। 3 रिटर्न रेशियोज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि है ROE, ROCE और ROA। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE जो कैलकुलेट किया जाता है वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स इक्विटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स इक्विटी में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हो गया शेयर कैपिटल और दूसरा जो होता है कंपनी के पास जो रिजर्व्स होते हैं, जो कैश होता है, सरप्लस चीज़ें, सरप्लस कैश होता है, उससे उन सभी चीज़ों को मिलाकर बनता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो नेट प्रॉफिट जो डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी से, जो नंबर निकल कर आएगा उसे ही कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, ये अगर जानना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हम जान सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ HUL को लिया है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो ROE का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट जो कि है शुद्ध मुनाफा 6,764 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था और शेयर होल्डर्स इक्विटी थी 8,214 करोड़ की। तो जो कैलकुलेट होकर आता है ROE वो है 82.34%। इसे क्रॉस चेक भी करेंगे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर कौन सा नंबर दिया गया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मनी कंट्रोल के ऐप से, HUL के बारे में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 82%। तो यहाँ पर माइनर से चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं। दूसरा भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, FMCG सेक्टर का ही स्टॉक है डाबर इंडिया। तो यहाँ पर ROE है, नेट प्रॉफिट जो था वो था 1447 करोड़ का, ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो है 6605 करोड़ की। तो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो कैलकुलेट होकर आती है वो है 21.9% की। इसे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये भी स्क्रीनशॉट लिया गया है मनी कंट्रोल के ऐप से। डाबर इंडिया रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिखाई दे रहा है 21.87, हमने जो देखा था वो था 21.9। तो यहाँ पर माइनर से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है। अब जान लेते हैं दूसरा रेशियो यानी कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ROCE क्या होता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो ROCE इज इक्वल टू EBITDA डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट। तो यहाँ पर ROE और ROCE में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ROE में हम EBITDA की जगह पर नेट प्रॉफिट लेते थे, लेकिन हम ROCE में EBITDA लेने वाले हैं, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। और हम ROE में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी को ही कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पर डेट को भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि कंपनी पे कितना कर्जा है वो भी यहाँ पर करता है। तो जिससे हमें पता चलेगा शेयर होल्डर्स इक्विटी और डेट को अगर हम एडिशन करते हैं तो जो अमाउंट निकल कर आता है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो जो नंबर निकल कर आएगा वही होता है ROCE। तो एग्जाम्पल लेते हैं FMCG के HUL का। तो ROCE आप देख पाएंगे, EBITDA है 9,291 करोड़ का, ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट निकल कर आता है वो है 10,836 करोड़ का। तो ROCE कैलकुलेट करने पर आएगा 85.74% का। और हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके हम चेक भी करेंगे, क्रॉस चेक करते हैं क्या सेम नंबर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग HUL के स्क्रीनशॉट पर आ चुके हैं और ROCE हमें यहाँ पर 87.58 दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देता है, हमने जो कैलकुलेट किया था वो 85 के आसपास का था और यहाँ पर जो ROCE हमें डिसाइड करता हुआ नजर आ रहा है वो 87 के आसपास का है। तो ये डिफरेंस क्यों है वो भी एक बार समझना काफ़ी ज़रूरी है।
तो यहाँ पर मैं आपको एचयूएल की बैलेंस शीट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन में डिफरेंस देखने को मिला हमारे और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो वो डिफरेंस समझने के लिए फिर से एक बार आरओसी को रिवाइज कर लेते हैं। आरओसी का मतलब क्या है? एबिटा डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट। तो यहाँ पर एबिटा तो हर जगह सेम ही रहेगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी सेम ही रहेगा, लेकिन जो डेट है वहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐप्स, कुछ वेबसाइट्स, कुछ एनालिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म को कंसीडर करते हैं, या फिर कुछ एनालिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म को कंसीडर करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों को कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो सेम वेबसाइट या सेम ऐप से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि क्यों हमें यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन और मनी कंट्रोल के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। तो चलिए, हम कंपैरिजन कर रहे थे तो डाबर का भी आरओसी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आरओसी आप देख पाएंगे एबिटा है 1777 करोड़ का, और अगर बात करें यहाँ पर टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेब्ट की तो वो है 6891 करोड़। तो आरओसी कैलकुलेट होकर आता है 25.78% का। तो इसे भी एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डाबर इंडिया का आरओसी हमें 27.24 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और उस डिफरेंस का जो रीज़न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब चलिए जान लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है। आरओए का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। इसे कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सिंपल मीनिंग में अगर बात करें तो जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उसके ऊपर कंपनी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, इसी नंबर को कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। एचयूएल के रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो जो नेट प्रॉफिट था वो था 6764 करोड़ का, और जो कंपनी के एसेट्स है वो है 20153 करोड़ के। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का जो नंबर निकल कर आता है वो है 33.56% का। तो यहाँ पर अगर इसे क्रॉस चेक करते हैं तो आप देख पाएंगे रिटर्न ऑन एसेट्स हमें देखने को मिल रहा है 33.48, यानी कि ऑलमोस्ट नज़दीक ही दिखाई दे रहा है। हमारे कैलकुलेशन और मनी कंट्रोल के कैलकुलेशन के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट्स ऑलमोस्ट सेम ही निकल कर आता है। अब चलिए डाबर इंडिया का भी रिटर्न ऑन एसेट्स देख लेते हैं। डाबर का रिटर्न ऑन एसेट्स है कैलकुलेट करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट था वो था 1447 करोड़ का, और कंपनी के टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 9354 करोड़। तो जो नंबर निकल कर आएगा, परसेंटेज निकल कर आएगा वो है 15.46% का। क्रॉस चेक करने के पर हमें पता चलता है कि डाबर इंडिया का मनी कंट्रोल पे भी रिटर्न ऑन एसेट्स 15.44, यानी कि हमारे कैलकुलेशन के बिल्कुल ही नज़दीक हमें दिखाई देता है। तो एक बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं यहाँ पर एचयूएल वर्सेस डाबर का। तो आरओई 82.34 है एचयूएल का, जबकि डाबर का है 21.9। आरओसीई के बात करें तो वो है 85.74 डाबर का है, जबकि 25.78। आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो एचयूएल का रिटर्न ऑन एसेट्स है 33.56, जबकि डाबर का है 15.46। तो यहाँ पर क्लियरली एक क्लियर विनर हमें दिखाई दे रहा है जो कि एचयूएल। तो इसी रेशियो से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अब ये भी जान लेते हैं कौन सा नंबर बेहतर होता है, आरओई कौन सा बेहतर होता है, कौन सा जनरली अच्छा माना जाता है, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। ROE is especially used for comparing the performance of companies in the same industry. As with return on capital, a ROE is a measure of management's ability to generate income from the equity available to it. ROEs of 15 to 20 are generally considered good. तो यहाँ पर अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ROE एक मेजर है जिससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना कैपेबल है शेयर होल्डर्स इक्विटी से नेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसके बारे में हमने बात कर ली और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि 15 से 20% का जो ROE होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे अपने इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डाबर का ROE तो हमने 20+ देखा था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा उसकी पीयर कंपनी HUL 80+ के ROE पे चल रही है। तो हमें साफ साफ नज़र आता है यहाँ पर वास्ट डिफरेंस दिखाई देता है। तो अपने खुद की इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी कंपनी को स्टडी करें तो ये तीनों रेशियोज को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। किसी एक पर ही फोकस नहीं रखना चाहिए। जनरली लोग सिर्फ और सिर्फ ROE को देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत हो सकता है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि ROE तो ऊपर दिखाई देता है लेकिन ROCE नीचे दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही होती है वो कर्जे के मुताबिक कर पा रही होती है, और ROE में तो हमें कभी भी कर्जे का जिक्र ही नहीं होता
होता है। आरओई का कैलकुलेशन तो सिंपल है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमें शेयर होल्डर्स इक्विटी करना है, वहां पर कर्जे की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर आरओई तो ऊपर दिखाई दे सकता है, लेकिन आरओसी अगर नीचे दिखाई देता है तो हमें समझना चाहिए कि जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो कर्जे के मुताबिक कर पा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हमें संभलना चाहिए, क्योंकि कर्जा अगर बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी के डूबने के चांसेस भी यहां पर बढ़ सकते हैं। तो सभी चीजों को यहां पर ध्यान में रखकर ही कंपनी को इवैल्यूएट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।